इंटरनेशनल करंट अफेयर सेक्शन में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं साउथ कोरिया के इंसिडेंट को। और इस पूरे लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि सत्ता का नशा नेताओं के दिमाग को किस तरह से बर्बाद कर देता है। चाहे नेता विकासशील देश का हो या फिर विकसित देश का हो या फिर गरीब देश का हो, सभी में एक तरह की सिमिलरिटी नज़र आती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया एक ऐसा देश जो कि OECD का मेंबर है। दुनिया के सबसे अमीर देशों का संगठन उसका सदस्य है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो जाना जाता है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम से। सैमसंग हो गई, LG हो गई, हुंडई हो गई, किया हो गई, ये सारी कंपनियां कहाँ की है? साउथ कोरिया की। लेकिन साउथ कोरिया के नेता भी सत्ता के नशे में किस तरह से पागल हो जाते हैं, उसको हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम इस तरह के इंसिडेंट की तुलना इंडिया से भी करेंगे कि इंडिया में भी पास्ट में कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है क्या, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट वर्ल्ड लेवल पर कितनी बार हो चुका है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक पर। देखिए, ये आपको फोटो में दिख रहा है, आपको ये साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल है और इनकी वाइफ यहाँ पे दिख रही है, किम क्योन ही। इनकी वाइफ का इमेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इनकी वाइफ का भी इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम की शुरुआत, यानी कि जो साउथ कोरियन राष्ट्रपति थे उनका दिमाग खराब करने के पीछे इनकी वाइफ का ही हाथ बताया जा रहा है। जो कोरियन हेराल्ड वहाँ का जो न्यूज़पेपर है, उसने एक स्टोरी छापी थी, उसमें बताया गया था कि इनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही इन साहब ने मार्शल लॉ लगाया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक सिलसिलेवार तरीके से एक एक घटनाक्रम को बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट घटनाक्रम की बात करें तो लेटेस्ट घटनाक्रम में हम चलते हैं 3 दिसंबर की तारीख को। 3 दिसंबर 2024 की रात को प्रेसिडेंट रहते हैं यून सुक योल अपने देश में मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। मार्शल लॉ लागू करने पर यह होता है कि पूरा नागरिक प्रशासन सैन्य प्रशासन में तब्दील हो जाता है, यानी कि वहाँ की सेना आकर हर चीज़ पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है। हालांकि ये बात अलग है कि ये जो मार्शल लॉ इन्होंने लगाया था वो मार्शल लॉ ज़्यादा देर तक रह नहीं पाया था, क्योंकि वहाँ की संसद में इस मार्शल लॉ के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करा और इस मार्शल लॉ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद से मार्शल लॉ 6 घंटे से ज़्यादा टिक नहीं पाया। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, ये तो आप समझ गए कि 3 दिसंबर को इन्होंने मार्शल लॉ लगाया। अब मार्शल लॉ लगाने के पीछे की हम पृष्ठभूमि पर जाएं तो मार्शल लॉ लगाने के पीछे जो प्रेसिडेंट थे यून सुक योल, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि क्यों लगाया उन्होंने मार्शल लॉ। तो उन्होंने बताया कि भैया वहाँ का जो विपक्षी दल है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो वहाँ पर संसद में किसी भी प्रकार का कोई बिल पास होने में मदद नहीं कर रही है। वहाँ जो साउथ कोरिया का बजट पारित करना है उस बजट को पारित नहीं होने दे रही है। इसके अलावा आपको मालूम है नक्शे में साउथ कोरिया की सबसे ज़्यादा टकराव जो है किसके साथ में है? नॉर्थ कोरिया। हालांकि चाइना के साथ भी है, लेकिन जो इनका पड़ोसी है नॉर्थ कोरिया, उसके कारण ये साउथ कोरिया परेशान रहता है। तो इन्होंने यून सोक योल ने बताया कि जो विपक्षी दल है, जो हमारे बिल, सरकार के बिल, हमारी असेंबली, वहाँ की जो संसद है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, वहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था है। जहाँ पर हमारे यहाँ जैसे कि इंडिया में बात करें तो 2 सदनीय सदन की व्यवस्था है, एक तरफ लोकसभा होती है, एक तरफ राज्यसभा होती है, लेकिन वहाँ पर एक ही सदन होता है जिसको हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में विपक्षी दल एक तो कोई भी कानून को पारित होने में मदद नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्षी दल कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया से साठगांठ कर रहा है और इसी कारण से देश की सुरक्षा को देखते हुए मार्शल लॉ लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट था? राष्ट्रपति जी का, कि उन्होंने बताया कि भैया मार्शल लॉ क्यों लगाया। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड की स्टोरी पर बात करें तो ये कोरियन हेराल्ड में छपा था कि जो राष्ट्रपति साहब की पत्नी थी किम क्योन ही, ये अमेरिका के एक पादरी से रिश्वत लेते हुए इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अमेरिकन पादरी से ये कोई बैग ले रही थी, महंगा बैग, और इसके अलावा
स्टॉक मार्केट के मूल्यों में हेराफेरी का आरोप भी किन पे लगा था? इनकी पत्नी पर। और इनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार की मामले कई सारे सामने आए थे और विपक्षी दल ये मांग कर रहा था कि इनकी पत्नी की जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसके प्रॉपर तरीके से जांच होना चाहिए। और विपक्षी दल ये भी कहता है कि इन्हीं सब मामलों पर पर्दा डालने के लिए यून सुक योल ने क्या करा? अपने देश में मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, अब मार्शल लॉ क्यों नहीं टिक पाया उसको मैं बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको इसका एक प्रॉपर एनालिसिस बताता हूँ। देखिए, ये साउथ कोरियन संसद है जिसे हम बोलते हैं वहाँ पे नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली की बात यह है कि नेशनल असेंबली में टोटल 300 सीट है। ठीक है, हमारे यहाँ जिस तरह से 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर एक ही सदन है नेशनल असेंबली। ठीक है, जिसमें 300 मेंबर चुने जाते हैं। अच्छा, हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे सांसदों को चुनते हैं, सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल प्रणाली है। प्रेसिडेंशियल प्रणाली में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग से होता है डायरेक्ट, और 300 जो मेंबर है जो इस नेशनल असेंबली में काम करते हैं उनका चुनाव अलग होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह है कि प्रेसिडेंट अलग चुने जाते हैं और ये सांसद अलग चुने जाते हैं। लेकिन अगर साउथ कोरिया में कोई भी कानून पारित करना है या कोई नियम बनाना है तो उसके लिए कौन सी जगह है? नेशनल असेंबली। तो राष्ट्रपति को कोई भी बजट पारित कराना है या कोई भी कानून बनाना है तो उसको बनाने के लिए उसको पारित कहाँ कराना पड़ेगा? नेशनल असेंबली। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ तो जैसे भारत में होता है कि जो जिस दल को बहुमत मिलता है उसकी पार्टी सत्ता में होती है। जैसे अगर हम बात करें अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो बीजेपी को मेजोरिटी है और वो कोई भी बिल पास कराना होगा लोकसभा में तो जो मेजोरिटी का दल है वो उनका बिल वैसे ही पास कर देगा। यहाँ पर खेल थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर खेल इसलिए अलग है कि मैंने आपको बता दिया कि दोनों के इलेक्शन अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर खेल ये हुआ है कि 300 सदस्यों में से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 पार्टियां हैं मेनली। एक है पीपुल्स पावर पार्टी। पीपुल्स पावर पार्टी जो है, अगर हम बात करें पीपीपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट यून सुक योल की पार्टी है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनकी पार्टी है। ठीक है, जब ये नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो इस इलेक्शन में इनके पास केवल 108 सीटें इन्होंने जीती थी। ठीक है, वहीं अगर विपक्षी के दल की बात करें तो विपक्षी दल में था डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ साउथ कोरिया, है ना। डेमोक्रेटिक पार्टी ने 173 सीटें जीती थी। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर हम सदन में मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी किसके पास है? विपक्षी दल के पास। ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या है? वो अलग पार्टी के है, वो पीपुल्स पावर पार्टी के है। ठीक है, इस कारण से क्या है कि इनके कोई भी कानून पारित करने में इनको तकलीफ आ रही थी। यहाँ पर आप समझ गए। ठीक है, और इसी कारण से ये समस्याएं तो ये सामने आ ही रही थी और साथ में इनकी पत्नी का करप्शन का मामला भी सामने आ गया, साथ में इन पर भी करप्शन के मामले लग रहे थे। और इस कारण से क्या हुआ कि यून सुक योल ने क्या करा कि विपक्षी दलों पर सारी जिम्मेदारी डालते हुए और ये भी आरोप लगा दिया कि भैया नॉर्थ कोरिया से इनकी साठगांठ है, और इस तरह से करते हुए उन्होंने क्या कर दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन मार्शल लॉ लगाने के बाद में यहाँ पर ये प्रावधान है साउथ कोरिया के, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि वहाँ पर मार्शल लॉ लगने के बाद में अगर जो मार्शल लॉ लगाया गया उसको अगर नेशनल असेंबली में रखा जाएगा तो नेशनल असेंबली में रखने के बाद में क्या हुआ कि उस बिल को 200 से ज़्यादा सांसदों ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। 200 से ज़्यादा सांसदों ने रिजेक्ट किया तो इसका मतलब ये था कि जब मार्शल लॉ के औचित्य पर जब वापस वोटिंग हुई तो उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी तो शामिल थी, लेकिन साथ साथ पीपल्स पावर पार्टी के भी कुछ सांसदों ने क्या करा? मार्शल लॉ के विरोध में वोट कर दिया और मार्शल लॉ तो हट गया पूरी तरह से। फिर इसके बाद में थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि संसद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेके आ गई। ठीक है, नेशनल असेंबली ने क्या करा कि अब हमको राष्ट्रपति को हटाना है और राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लेके आ गई, है ना। अब यहाँ पर अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर 1958 से 1988 तक
एक तरह से तानाशाही शासन पहले भी रहा है ना। तो 58 से लेकर 88 तक के अगर समय को देखें तो साउथ कोरिया में कई सारे प्रेसिडेंट को ने एक तरह से तानाशाही रुख अपनाया और कई सारे राष्ट्रपतियों को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया भी गया। ठीक है, तो इम्पीचमेंट के द्वारा यहाँ पर हटाना यून सोक योल के लिए और साउथ कोरिया के लिए कोई नई बात नहीं थी। बात यह थी कि साउथ कोरिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी निलंबित राष्ट्रपति को, यानी कि किसी सिटिंग राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया, और यह यहाँ पर पहली बार साउथ कोरिया में अंजाम हुआ। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो इम्पीचमेंट की बात की गई कि इम्पीचमेंट के बाद में क्या हुआ कि राष्ट्रपति को हटा दिया, उनकी जगह नए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। नए कार्यवाहक राष्ट्रपति भी चूंकि सत्ताधारी दल से ही बने थे, तो उन्होंने भी एक तरह से यून सुक योल की तरफ से ही बैटिंग करना चालू करी, जिसके बाद में फिर सेकंड इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया गया विपक्षी दलों के द्वारा, और इम्पीचमेंट के द्वारा दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी हटा दिया गया। क्लियर? तो ये पूरी स्टोरी थी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, इम्पीचमेंट की बात हुई तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आर्टिकल 61 में हमारे देश के राष्ट्रपति को हटाने की पूरी प्रक्रिया दी गई है। और हमारे देश के संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी होना जरूरी है। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के द्वारा ही प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ठीक है, लेकिन साउथ कोरिया की अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें तो साउथ कोरिया में सिंपल मेजोरिटी से भी आप राष्ट्रपति को हटा सकते हो। क्लियर? तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया में सेम ऐसा का ऐसा ही घटनाक्रम घटा था। कब? 25 जून 1975 को। ठीक है, जिस दिन क्या हुआ था, हमारे उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये इमरजेंसी लगाई थी तो किस आर्टिकल के तहत लगाई गई थी? क्योंकि देखो, सरकार हमारे देश में काम करती तो वो संविधान के बिहाफ पे करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाते जाइए। ठीक है, तो 25 जून 1975 को जो हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, वो लगी थी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। अच्छा, आर्टिकल 352 में 3 कारण दिए गए कि या तो युद्ध हो, या कोई बाहरी आक्रमण हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, यानी हथियारों के साथ कोई विद्रोह हो जाए, तब आर्टिकल 352 का यूज़ करके इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह की बात हो रही है। वहाँ पर जब इंदिरा गांधी जी के समय 1975 में जब ये लगाया गया था, तब उस समय सशस्त्र विद्रोह नहीं था, आंतरिक अशांति शब्द का यूज़ किया गया था उस आर्टिकल में। बाद में आपको मालूम होगा कि ये इमरजेंसी 1977 तक चली थी। फिर 1977 के बाद में जनता पार्टी की सरकार आई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 44वां संविधान संशोधन लाया गया था, और उस 44वें 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये सारे प्रावधान चेंज कर दिए गए थे कि कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो लूप होल थे उनको भर दिया गया था। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी अपने यहाँ 42nd अमेंडमेंट लाई थी, तो उसमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन कर दिए थे हमारे संविधान में, है ना। तो उसी को काउंटर करने के लिए फिर 44th अमेंडमेंट कौन लेके आए थे? मोरारजी देसाई की सरकार। और उसमें आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर साथ में ये भी बता दिया गया कि भैया कि इमरजेंसी लगाने के लिए आपको कैबिनेट की लिखित परमिशन की ज़रूरत होगी। साथ में ये भी प्रावधान रख दिया भैया कि आपको संसद का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इमरजेंसी में मालूम ही होगा कि इंडिया में इमरजेंसी में क्या होता है, प्रेस में सेंसरशिप लागू हो गई थी। ठीक है, नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, जो मौलिक अधिकार जो हमें स्वतंत्रता दी गई थी उनको रोक दिया गया था। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि उस समय कांग्रेस के सचिव हुआ करते थे संजय गांधी जी, उन्होंने एक नसबंदी अभियान भी चलाया था। हालांकि कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई थी उस समय कि ट्रेनें समय पे चलने लग गई थी, सरकारी ऑफिस में सारे काम समय पर होने लग गए थे। ठीक है, लेकिन नागरिक अधिकार का उल्लंघन एक तरह से निलंबन हुआ था, और ये हमारे लिए लोकतंत्र का एक तरह से काला अध्याय था। ठीक है, अच्छा, इसमें
एक और चीज़ पता होना चाहिए कि ये जब इमरजेंसी लगी थी 1975 की बात, उस समय कांग्रेस एकमात्र, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश में एक छत्र राज था, और इसी कारण से क्या है कि कांग्रेस को कोई काउंटर नहीं कर सकता था। अच्छा, एक और बात आपको याद आना चाहिए कि जब इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी तो इंदिरा गांधी जी जैसी शक्तिशाली नेता के खिलाफ उस समय कौन खड़े हुए थे? जेपी साहब, है ना, जयप्रकाश नारायण। और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और उस समय सारे विपक्षी दलों के जो भी मेंबर थे उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। हालांकि एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि देश में जब जब आंदोलन होता है तो आंदोलन का जो नेतृत्व करता होता है उसको तो फायदा नहीं होता, लेकिन नेतृत्व के आड़ में जो उस समय इकट्ठे होते नेता, वो सब सत्ता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। जैसे अगर हम जेपी आंदोलन में देखें तो जेपी आंदोलन में जितने भी नेता थे, है ना, उस समय आप लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे बहुत सारे नेता थे, वो सत्ता में शिखर में गए, आगे नीतीश कुमार भी, है ना। वैसे ही फिर इसके बाद में अगला आंदोलन हम देखें तो जेपी के बाद में एक और आंदोलन हुआ था हमारे यहाँ 2011 में, अन्ना हजारे आंदोलन, है ना। अन्ना हजारे आंदोलन में भी क्या था, अन्ना हजारे नेतृत्व कर रहे थे और अन्ना हजारे तो साइड में रह गए, लेकिन केजरीवाल साहब, वीके सिंह, किरण बेदी, ये सारे जो उनके इर्द गिर्द खड़े हुए थे, ये सब सत्ता के शिखर में पहुंच गए। ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ एनालिसिस करना चाहिए कि देश में, हमारे देश में जब जब भी इस तरह से सत्ता विरोधी आंदोलन होता है तो सत्ता विरोधी आंदोलन में एक चेहरा सामने रखा जाता है जो साफ सुथरा होता है, और उस चेहरे के इर्द गिर्द ये सारी कहानी चलती है, और चेहरा जो रहता है उसको बाद में साइडलाइन कर दिया जाता है, और उसके आसपास जो नेता इकट्ठे होते हैं वो सब अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। ठीक है। तो आगे से ये भी आप ध्यान रखना कि भैया कि इस तरह से कोई भी लोगों का मिसयूज़ नहीं कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए थी, वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक में के डिस्कशन में हमने इंटरनेशनल साउथ कोरिया के इंसिडेंट को डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने इसी तरह का इंसिडेंट जो हमारे यहाँ पास्ट में हुआ था उसको भी डिस्कस किया, और उसमें से कई सारी हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें डिस्कस की जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो हम साउथ कोरिया की बात कर रहे थे, तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने का घटनाक्रम, ये तो साउथ कोरिया का पहला घटनाक्रम था। ठीक है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें कि इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम देखते हैं कि एक तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे निकोलस सार्कोजी, उनको भी अरेस्ट किया गया था। मिस्र के राष्ट्रपति हुस्ने मुबारक, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था। ब्राज़ील के अभी वर्तमान राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था। फिर सूडान के राष्ट्रपति को देखते हैं हम, ओमार बशीर को, है ना, उन्हें भी राष्ट्रपति रहते हुए ही अरेस्ट किया गया था। तो इस तरह के कई सारे इंसिडेंट हमारे पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर होते रहे। ठीक है। तो ये नया घटनाक्रम विश्व के लिए नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया के लिए नया घटनाक्रम है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के अन्य टॉपिक पर लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।